भारती। पेश है आपकी मनपसंद न्यूज बुलेटिन गाजियाबाद हलचल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का यह 12वां नोएडा दौरा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 12वीं बार नोएडा का दौरा किया। शनिवार को उन्होंने सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में बने गौतम बुद्ध नगर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल 420 बेड की सुविधा वाला है। अस्पताल में डायलिसिस यूनिट और लैब की भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का जायजा लिया और इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। अस्पताल में सारी सुविधाएं CSR के तहत टाटा समूह और बिल गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से दी जा रही है। कुछ महीने पहले सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल को यहां शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इस बीच जिले में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए इस अस्पताल को फिलहाल कोविड-19 अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अस्पताल के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मंडल के अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। बैठक में नोएडा एयरपोर्ट, किसानों के मुद्दे और अन्य प्रोजेक्ट पर भी बात हुई। तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों से भविष्य की रूपरेखा के बारे में भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए नोएडा में शनिवार को तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। इनमें ATS कमांडो और PAC के जवान भी शामिल थे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सेक्टर 38 स्थित बॉटनिकल गार्डन हेलीपैड पर उतरे। वहां से सड़क मार्ग द्वारा सेक्टर 39 अस्पताल पहुंचे। दोपहर 2:10 पर मुख्यमंत्री सहारनपुर के लिए चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मसूरी स्थित गंग नहर में एक कार गिर जाने से उसमें सवार 3 लोग बह गए, जबकि एक को बचा लिया गया। ये सभी लोग बरेली से चंडीगढ़ जा रहे थे। पुलिस और NDRF ने करीब 6 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर कार को बाहर निकाला। एक भयानक हादसे में मसूरी गंग नहर में कार गिर जाने से 3 लोग बह गए, जबकि एक को बचा लिया गया। यह घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे हुई। स्विफ्ट डिज़ायर कार में सवार सभी 4 लोग बरेली से चंडीगढ़ जा रहे थे। जब ये लोग NH9 पर पहुंचे तो कार डिवाइडर से टकराकर नहर में जा गिरी। बताया जाता है कि लाल रंग की स्विफ्ट कार की स्पीड बहुत तेज थी। कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर नहर में जा गिरी। बरेली से 4 लड़के, जिसमें एक पंकज था, आशीष था, मोनू था और एक बिन्नी नाम का लड़का था। ये चारों स्विफ्ट ZXI गाड़ी से बरेली से चंडीगढ़ जा रहे थे और यहाँ गंगा नहर के जो पुल है इसके सर्विस रोड से वो निकल रहे थे और सर्विस रोड से ये गाड़ी बता रहे हैं कि हमको आगे रोड दिखाई पड़ा और गाड़ी नहर में चली गई। एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो निकल आया है, बाकी 3 लड़कों का भी पता नहीं चल पाया है। रात से ही NDRF की टीम, पुलिस की टीम सर्च कर रही है और अभी आज सुबह गाड़ी रिकवर हुई है। गाड़ी गंगा की नहर के अंदर ही थी, गाड़ी रिकवर हो गई है। अभी उन लोगों की तलाश की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक चले ऑपरेशन के बाद एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 3 अन्य लोगों की कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। सभी लोग बरेली के ही रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और NDRF की टीम ने शनिवार दोपहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तीनों लोगों की कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। पानी का बहाव बहुत तेज था, रात का अंधेरा था, फिर भी जैसे उसको हमने हाथ पैर चलते हुए देखे, हम कूद कर उसको निकाल लाए। क्या बजे की घटना है ये? रात 12 बजे की घटना है लगभग। इस हादसे में पंकज और परमवीर निवासी BDA कॉलोनी बरेली को बचा लिया गया, जबकि कर्मचारी कॉलोनी बरेली निवासी आशीष ध्यानी, पीलीभीत रोड पहलौन निवासी बिन्नी और गंगानगर बरेली निवासी मोनू अभी भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़।
मसूरी गंग नहर में गिरी कार में सवार लोगों को बचाने में 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की और नहर में छलांग लगा दी। सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार और सोनू कुमार की बहादुरी की वजह से एक व्यक्ति की जान बच गई। जो कार मसूरी गंग नहर में गिरी उसके पीछे पीछे एक एम्बुलेंस भी आ रही थी। जैसे ही कार नहर में गिरी, एम्बुलेंस के चालक आसिम ने तुरंत मसूरी थाने की पुलिस को हादसे की जानकारी दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही थी। मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार और सोनू कुमार ने देखा कि एक व्यक्ति डूबी कार के पास हाथ पैर मार रहा है। यह देखते ही कस्बा चौकी इंचार्ज नरेश सिंह ने तुरंत नहर में छलांग लगा दी और एक व्यक्ति को बचाया। उसकी पहचान पंकज और परमवीर के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि पंकज ही गाड़ी चला रहा था। सभी 4 लोग रात को नोएडा में ही रुके थे। देर रात चंडीगढ़ के लिए निकले थे। सुबह किसी काम से चंडीगढ़ पहुंचना था। घटना की सूचना मिलने पर सीओ कमलेश पांडे भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नहर के पास डिवाइडर या रेलिंग होती या पत्थर लगे होते तो यह घटना नहीं होती। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से नहर के किनारे रेलिंग या पत्थर लगाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। रविवार 9 अगस्त को पुलिस कार्यालय में एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। पहली बार जनता ही नहीं बल्कि पुलिस के जवानों की समस्याओं को भी सुना जाएगा और उनका निस्तारण भी किया जाएगा। गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नेथानी की पहल पर पहली बार पुलिस कर्मियों के लिए जन सुनवाई सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। जिस प्रकार जो पब्लिक है उसकी जन सुनवाई निरंतर पुलिस कार्यालय में की जाती है, विभिन्न सीओ और एडिशनल एसपीज द्वारा की जाती है, उसी प्रकार जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जन सुनवाई के लिए भी रविवार को जनपद में एक उनका अनुश्रवण कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और पुलिसकर्मियों की सुनवाई उसमें रखी गई है, जिसमें सभी को ये नोटिस लगाया गया है जगह जगह शाखाओं में, थानों पर, कि जिसकी जो भी व्यक्तिगत समस्या हो अपने एप्लीकेशन के साथ उसमें उपस्थित हों। उसी समय जो समस्त शाखा प्रभारी जैसे आंकिक हैं, हेड क्लर्क हैं और संबंधित सीओ ऑफिस हैं, जितनी भी उनकी निजी समस्याएं हैं उनको दर्ज करने के लिए और उनका समय से निराकरण करने के लिए यह आयोजित किया गया है। हमें उम्मीद है कि इससे इनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं इसमें ये हल होंगी और इससे इनको काफ़ी लाभ भी मिलेगा और वहीं इनकी कार्यकुशलता इससे बेहतर होगी। समय समय पर इसका आयोजन जो है किसी भी अवकाश वाले दिवस पर किया जाएगा। शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे निजी स्कूलों के खिलाफ गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े अभिभावकों ने रोष जताया है। कोरोना काल में नौकरी खो चुके अभिभावकों ने सरकार से निजी स्कूलों की फीस माफी की गुहार लगाई है। वहीं सरकार द्वारा सुनवाई न होने पर भी अपनी नाराजगी जताई। गाजियाबाद के निजी स्कूलों द्वारा लगातार शासन द्वारा दिए जा रहे आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 4 जुलाई को जो शासनादेश आया था कि किसी भी बच्चे का स्कूल से नाम नहीं काटा जाएगा और ना ही ऑनलाइन क्लास बाधित की जाएंगी अगर उसके अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोई भी स्कूल इस आदेश का पालन करता नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को प्राप्त हो रही हैं, जिनमें से कुछ स्कूलों के नाम मैं आपके सामने यहाँ लेना चाहूँगी। चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल विजयनगर, डीएवी ब्रज विहार, खेतान पब्लिक स्कूल, एनएन हाउस स्कूल, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, रयान इंटरनेशनल, डीपीएसजी मेरठ रोड, बाल भारती पब्लिक स्कूल और अनेकों ऐसे स्कूलों की लिस्ट है कि जो स्कूल लगातार बच्चों को मेंटली शोषण कर रहे हैं और उनको कभी ऑनलाइन क्लास से बंद कर रहे हैं, कभी उनको स्कूलों के ग्रुप से निकाल रहे हैं। और जो स्कूलों ने अपने पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट और एग्ज़ाम लेने शुरू कर दिए हैं, उन एग्ज़ाम में बच्चे को नहीं बैठने दे रहे अगर उनके अभिभावक फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं। मेरी 2 बेटियाँ चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल सेक्टर 9 जे ब्लॉक विजयनगर गाजियाबाद में पढ़ती हैं। बड़ी बेटी 4th क्लास में है और छोटी बेटी यूकेजी क्लास में है। फीस जमा ना होने के कारण मेरी दोनों बेटियों को ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया गया है। स्कूल वालों ने अब क्या किया कि उन्होंने व्हाट्सएप का दूसरा ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप में केवल उन्हीं बच्चों को ऐड किया है जिनकी फ़ीस जमा हुई है और उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। इसकी मैंने लिखित शिकायत 6 अगस्त 2020 को डीआईएसओ साहब को लिखित में दी थी और उन्होंने मुझे आश्वासन किया था कि शाम तक स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा।
जो कि नहीं हुआ। ये दरमियान अपने परिवार को चलाएं, बच्चे को देखें या प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भरें। जब तक हमारे पास था तब तक हमने स्कूल की फ़ीस भरी है। अब मेरे पास नौकरी नहीं है, खाने को भी लाले पड़ रहे हैं, तो मुश्किल है अभी ज़िंदगी जीना। और परेशानी इतनी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ क्या। घर का भी सामान जो है सो बेच रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है। तो अभी तक हमारा कोई जो है सो कमाने का कोई जरिया मिला नहीं है। इस हालत में हम फीस कहाँ से भरेंगे। इसीलिए सरकार से, प्रधानमंत्री और सीएम योगी जी से निवेदन है कि 3 महीने का फीस माफ़ करें और आगे जब नौकरी लगेगी तो हम जो है ट्यूशन फ़ी वगैरह दे देंगे जैसा उनकी होगा। आखिर अभिभावकों का कौन सुने? इन निजी स्कूलों को किनका संरक्षण प्राप्त है, जब सरकार की तरफ से बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि अभिभावक अगर फ़ी देने में अक्षम है तो ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाएं। इसके उलट गाज़ियाबाद ज़िले के कई नामी स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद कर दी है। अब अभिभावक ऐसी स्थिति में क्या करें? जैसा कि सबको पता है कि अभी पिछले 4-5 महीने से गाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन बार बार प्रदेश सरकार, शिक्षा मंत्री, प्रदेश की प्रशासन और जिला प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हर किसी के पास अपने प्रयास करती जा रही है लगातार, लेकिन परिणाम जो है वह बिल्कुल विपरीत है। वह अभिभावकों के पक्ष में कतई भी नहीं है। तो गाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने अब ऐसा फैसला लिया है कि अगर इसी प्रकार से अनदेखी की गई तो अभिभावक बहुत जल्द ही सड़क पर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार एवं प्रशासन की होगी। देश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर संक्रमण की रफ्तार नहीं थमी तो हम अमेरिका व ब्राजील से आगे निकल जाएंगे। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में देश में संक्रमण के मामले 21 लाख तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद में भी हालत बेहतर नहीं है। देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 21 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 61,537 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 933 मौतें भी संक्रमण के कारण हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 61,537 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना केसों की कुल संख्या 20,88,612 हो गई है। इनमें से 6,19,088 एक्टिव केस हैं और 14,27,000 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अगस्त के पहले 6 दिनों में 3,28,903 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। अमेरिका में यही आंकड़ा 3,26,011 और ब्राज़ील में 2,51,264 था। भारत में अगस्त के 4 दिनों में आए मामले दुनिया में सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। भारत में वर्तमान में संक्रमण की दर 3.1% है, जो अमेरिका और ब्राज़ील से अधिक है। हालांकि मौत के आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका और ब्राज़ील भारत से आगे हैं। ब्राज़ील और अमेरिका दोनों ने अगस्त में अब तक कोरोना से होने वाली 6,000 से अधिक मौतें दर्ज की हैं, जबकि भारत का आंकड़ा 5,075 तक सीमित रहा। वहीं बात करें गाज़ियाबाद जिले की, यहाँ अभी भी कोरोना संक्रमण पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। जिले में संक्रमण के मामले अब तक 6,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इनमें अभी तक 4,857 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,038 एक्टिव केस अभी भी हैं। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास के बावजूद जिले में संक्रमण में कमी नहीं आ पा रही है। जुलाई माह में संक्रमण के 3,006 मामले दर्ज किए गए थे। अगस्त के पहले 7 दिनों में ही 744 मामले संक्रमण के आ चुके हैं, जबकि जुलाई के पहले 7 दिन में संक्रमण के 736 मामले दर्ज किए गए थे। राहत की बात यह है कि संक्रमण से मरने वालों की संख्या में जिले में काफ़ी गिरावट आई है। अभी भी रिकवरी रेट अन्य जिलों के मुकाबले बेहतर है। पिछले 10 दिन से जिले में संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। इस बार जन्माष्टमी पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया। गणेश उत्सव में भी सिर्फ लड्डुओं के भोग लगाए जाएंगे। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में कोई झांकी संकीर्तन का आयोजन नहीं होगा। रात 10 बजे से 12 बजे तक गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होगा। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपरांत प्रसाद वितरण होगा, जिसमें सिर्फ 4 व्यक्ति ही एक बार आकर प्रसाद ले सकते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और जिले में धारा 144 लागू होने के कारण मंदिर प्रबंधन द्वारा यह फैसला लिया गया। कृष्ण जन्माष्टमी गाजियाबाद के अंदर में 12 अगस्त को हम लोग सब लोग मना रहे हैं, परंतु जो है यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है, तो उसमें भाई 4-5 लोगों को इकट्ठे कम लोगों को होना है। तो विशेष रूप से दुधेश्वर नाथ मंदिर में कोई झांकी नहीं लगेगी, कोई संकीर्तन नहीं होगा। केवल रात्रि की जो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है भगवान का गोपाल सहस्त्र नाम, लड्डू गोपाल जी की जो मंत्र है, गोपाल सहस्त्र नाम से उनका पूजन होगा, अभिषेक होगा और जो है वो धूमधाम से जो है हम लोग मनाएंगे। जो उसमें वैश्विक महामारी है और कोरोना का बीमारी चल रही है, इसकी दृष्टिगत रखते हुए संचय में मनाया जाएगा और 2-2, 4-4 लोग आके प्रसाद लेके जाएंगे। तो आप लोगों को किसी तरह से कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, लोग ज़्यादा नहीं आना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मुंह पर कपड़ा रखना है और ये जो सैनिटाइजर गुफा है उसमें होके आना है, हाथ पैर धोकर आना है और विशेष रूप से किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। किसी भी महात्माओं को, संत को, पंडित को नमस्कार, जो दूर से नमस्कार करना है उनको स्पर्श नहीं करना है। गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को है। विघ्न विनाशक भगवान गणपति बप्पा की स्थापना 22 अगस्त को होगी। अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर को गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होगा। प्रतिदिन 1100 लड्डुओं का भोग लगेगा। इस बार अष्टधातु की मूर्ति का पूजन होगा। गणेश जी की छोटी मूर्ति रखी जाएगी। मंदिर में कोई भी संकीर्तन का कार्यक्रम नहीं होगा और ना ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 22 अगस्त को से लेकर 1 सितंबर तक 11 दिन का जो है हमारा पूजन चलेगा। उसमें जो है हम जो अष्टधातु की मूर्ति रखेंगे और गणेश सहस्त्र नाम, गणेश जी के 1000 नामों का जो पूजन है और गणेश जी के मंत्रों से पूजन करेंगे। अनुष्ठान एक अनुष्ठानात्मक होगा। अनुष्ठान के तरह जो परंपरा से कर्मकांड जो होते हैं उसी के हिसाब से वो हम सारी परंपराओं को निर्वाह करते हुए उसको मनाएंगे और हमारे 2 पंडित रहेंगे और एक कोई विशेष रूप से जो भी भगत जजमान बनना चाहते हैं तो एक भगत रहेंगे, 4 लोगों को उसमें रखेंगे। जन्माष्टमी पर प्राचीन सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण भक्तों को लड्डू गोपाल के जन्म पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। यह दिन भी देखना पड़ेगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं और हाँ, गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।